नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। गेम प्लान में आज हम बात करेंगे उस विवादित अध्याय की जिसने 18 साल बाद फिर वो जिन निकला है चिराग से और फिर से क्रिकेट जगत में एक अलग सी बहस छिड़ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2008 का वो थप्पड़ कांड जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह बने हुए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत, जिन्होंने हरभजन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। क्रिकेटर श्रीसंत ने दावा किया है कि हरभजन ने उसी थप्पड़ कांड विवाद पर आधारित एक टीवी विज्ञापन से 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की कमाई की। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भज्जी ने उन्हें उस विज्ञापन को अपने सोशल मीडिया प्रमोट करने के लिए कहा जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक इंटरव्यू में श्रीसंत ने पहली बार खुलकर इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि मैंने हमेशा उन्हें माफ किया लेकिन कभी भूल नहीं पाया। अगर आप भूल जाते हैं तो सामने वाला वही गलती फिर करता है। अब आपको बताते हैं क्या था वो थप्पड़ कांड विवाद। यह घटना 2008 में आईपीएल के पहले सीजन के दौरान हुई थी, जब मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के मैच के बाद हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद श्रीसंत ने मैदान पर रोते हुए नजर आए थे और मामले ने तूल पकड़ा और हरभजन सिंह पर पूरे सीजन का बैन लग गया। साथ ही अगर बात करें तो उनकी मैच फीस को भी काटा गया था। यही वजह है कि आईपीएल का सबसे पहला सीजन और उसमें इतना बड़ा विवाद हुआ जिससे टूर्नामेंट की छवि पर भारी असर पड़ा। अब आपको बता दें, अब रिश्तों में दरार और हो गई है। पहले लग रहा था कि हरभजन सिंह और श्रीसंत ना बार बार एक मंच साझा कर रहे थे, मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। तो कई बार हमने देखा कि वो भी रोड सेफ्टी लीग में खेलते नजर आए, इससे पहले लेजेंड लीग खेलते हुए नजर आए। टीम आमने सामने जरूर होते थे लेकिन एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देखना को मिलता था। लेकिन इस बार श्रीसंत ने उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है। हाँ, श्रीसंत ने हरभजन सिंह को ब्लॉक कर दिया है। श्रीसंत ने साफ कहा है कि अब हरभजन सिंह से कोई रिश्ता नहीं है, मैं उन्हें भाई मानता था लेकिन अब मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरभजन सिंह सार्वजनिक छवि और असल व्यवहार में फर्क है। उनके मुताबिक टीवी इंटरव्यू और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली दोस्ती पर सिर्फ एक एक्ट है। पुराने वीडियो ने ये आग बढ़ाई। बता दे, इस विवाद को हवा दिया था आईपीएल के पूर्व कमिश्नर या फिर कहे लॉन्चिंग कमिश्नर ललित मोदी ने, जिन्होंने इस घटना का हाई डेफिनेशन वीडियो जारी कर दिया था। मतलब अनकट वीडियो था जिसमें हरभजन सिंह श्रीसंत को थप्पड़ मारते नजर आ रहे थे। उसके बाद से ही वो बहस फिर से छूट गई थी। आपको बता दें, हरभजन पहले इस घटना में अपनी गलती मान चुके हैं और अफसोस जता चुके हैं, लेकिन श्रीसंत का मानना है कि माफी मांगने का कोई मतलब नहीं रह जाता जब उसी घटना से आर्थिक फायदा उठाया जाए। अब जरा आप सोचिए, दो क्रिकेटर हैं, 2007 के वर्ल्ड कप और उससे तमाम जो मैचेस हैं इन दोनों ने साथ में खेला, लेकिन फिर क्या हुआ? ऐसा विवाद 2008 आज 2026 चल रहा है, लगभग 18 साल का समय है। बड़े बड़े विवादों को हमने सुलझते देखा है। 2008 के बाद 2011 में भी ये दोनों टीम में थे। उसके बाद बहुत अच्छी बातचीत हुई, कई बड़े प्लेयर्स ने इनका समझौता कराया। वहां पर रवि शास्त्री को हमने देखा, लालचंद राजपूत मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि हाँ, हरभजन सिंह ने कहा, हरभजन सिंह ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि श्रीसंत मेरे भाई की तरह है। लेकिन भाई नाराज है, उनका कहना है कि उससे उन्होंने आर्थिक लाभ उठाया, वो चीजें हैं। क्योंकि मैं श्रीसंत का थोड़ा सा बैकग्राउंड सबको बता दूं, श्रीसंत वेल नोन प्लेयर है, भारतीय टीम के लिए 2 बार वर्ल्ड कप में प्रतिभाग किया है और बहुत अच्छी गेंदबाजी वो करते थे। लेकिन कुछ आईपीएल में मैच फिक्सिंग का उन पर आरोप लगता है जिसके बाद उन पर आजीवन प्रतिबंध लग जाता है। फिर केरल हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको उस आरोप से बरी कर देती है, जिसके बाद अब वो क्रिकेट में तो वापसी नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल सर्किट पे, लेकिन अब वो लीग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां पर अच्छा खासा क्रिकेट वो खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बात खत्म हो गई थी 2008 में, 18 साल बाद फिर अभी बात करें पिछले साल ही 2025 में ही ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट के दौरान वो इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहा, मैं एक क्लिप दिखाऊंगा जिसको मैंने ब्रॉडकास्टर से कटवा कर अपने पास रख लिया था, मैंने नहीं पब्लिश कराया था वो, लेकिन मैं उसको रिलीज करूंगा और मैं सच्चाई बताऊंगा प्लेयर्स की कि
क्यों, क्या था असली थप्पड़ कांड। तो उन्होंने बकायदा HD क्वालिटी में वीडियो जारी कर दिया था, जिसके बाद से लगातार मामला बढ़ता गया। श्रीसंत की फैमिली ने उस पर जवाब दिया। श्रीसंत की वाइफ लगातार इंस्टाग्राम, एक्स और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रही, उन्होंने बयान दिए। लेकिन खैर अब वो ये फिर से मामला सुलझ गया। लेकिन क्रिकेट फैंस और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो आपस में तनातनी है, इस तरीके से कहना कि वो भाई हैं और भाई नहीं मानते, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। दोनों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। क्रिकेट की बात हो गई, जरा आगे बढ़ते हैं फीफा की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी होने वाली फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भारत में ब्रॉडकास्टिंग मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। जी हां, 100 से ऊपर देश फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन आप समस्या समझिए कि भारत में ब्रॉडकास्टिंग मोर्चे पर ये दिक्कत आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने 2026 और 2030 वर्ल्ड कप के मीडिया राइट्स की कीमत करीब 65% घटाकर 100 मिलियन से $35 मिलियन कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय ब्रॉडकास्टर ने रुचि नहीं दिखाई है। यही स्थिति 2022 में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप से बिल्कुल अलग है, जहां वायोम 80 ने ही संस्करण के लगभग $62 मिलियन खर्च कर रहे थे। इस बार टूर्नामेंट में उत्तरी अमेरिका में हो रहा है और जिसके चलते भारत में मैच रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच दिखाया जाएगा। इससे टीवी और डिजिटल व्यूअरशिप पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत में फुटबॉल का विज्ञापन बाजार उतना मजबूत नहीं है। रियल मनी गेमिंग यानी RMG पर बैन ने स्पॉन्सरशिप बजट को कम कर दिया है। स्टार इंडिया और वायोम 18 के मर्जर के बाद बनी नई कंपनी जियो हॉटस्टार बाजार में लीड कर रही है, लेकिन जियो हॉटस्टार की वैल्यूएशन करीब $25 मिलियन है, जो फीफा की मांग से कम है। तो फीफा, सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि भाई आप 35 मिलियन बता रहे हो, लेकिन जो एक नई कंपनी बनी है वायोम 18 और स्टार इंडिया, तो आएगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत में लोग फीफा वर्ल्ड कप देखेंगे कैसे, क्योंकि 2022 में भारत में 10 मिलियन डिजिटल व्यूअर्स मिले थे। वहीं 32 मिलियन लोगों ने अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेले गए फाइनल को देखा था। यानी भारत अभी भी फुटबॉल के लिए एक बड़ा मार्केट है। संभावना है कि फीफा और जियो स्टार के बीच बाद में डील हो जाए और सोनी भी विकल्प है, लेकिन इसकी संभावना कम है। छोटे प्लेटफॉर्म जैसे फैन कोड या यूरो स्पोर्ट्स भी रेट्स में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके पास खूब सारे स्पोर्ट्स दिखाने के लिए है, तो इनका बजट भी उस तरीके से रहता है। अगर कोई डील नहीं होती है तो फीफा अपने प्लेटफॉर्म फीफा प्लस पर मैच स्ट्रीम कर सकता है। फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए भारत में ब्रॉडकास्टर ना मिलना यह दिखाता है कि सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि टाइमिंग, विज्ञापन और मार्केट स्ट्रक्चर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या फीफा मीडिया राइट्स के लिए कीमत और घटाएगा या भारत में वर्ल्ड कप देखने का तरीका बदला जाएगा। देखिए अब मैं आपको बताऊं ये क्यों दिक्कत आ रही है। 12 से 7 ये वो टाइम होता है जब अमूमन भारतीय घरों में टीवी बंद होता है। हम पे बहुत सारे, अगर हम कहें व्यूअर्स हैं हमारे पास कि 32 मिलियन व्यूअर्स हैं, 30 मिलियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब टाइमिंग क्या थी? तब तक 8, 9, 10 बजे तक आदमी वर्ल्ड कप देख के, क्योंकि वो टाइम जोन पर नहीं रहा है। और जितने फैन होंगे मुझे लगता है 4% फुटबॉल के फैन होंगे 140 करोड़ की आबादी में, 10% मान लेते हैं वो 12 से 7, तो 10% भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और जब से ये गेमिंग और इन पे बेटिंग ऐप पर विज्ञापनों पे रोक लगी है तो हर चीज मार्केटिंग को लेकर भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि भाई जब आप कोई चीज आप दिखाओगे तो उसका पैसा कैसे आएगा? आपको तो 35 मिलियन वसूलने भी है। तो अब सोनी या और जो तमाम नेटवर्क हैं वो क्या करते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि फीफा भारत में ऐसा नहीं है कि कोई जानता ना हो कि कहां से पहले खेले हैं, कहां से रोनाल्डो खेलेंगे, कहां से रोनाल्डीनो खेलेंगे, सबको पता है। लेकिन भारत में समय अनुसार सारी चीजें नहीं होंगी, तो मुझे लगता है फीफा प्लस का सब्सक्रिप्शन जिसने लिया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया वो ले लें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई ब्रॉडकास्टर इस बार ये घाटे का सौदा करने वाला है। उसकी वजह है ये 12 से 7 मतलब सुबह 7 बजे तक का जो स्लॉट है ये दिक्कत देने वाला है। अब जरा खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक दुखद खबर भी सबको सामने मिली। भारतीय हॉकी जगत से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 1968 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे दिग्गज खिलाड़ी गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का निधन हो गया।
वह 84 वर्ष के थे। समाचार एजेंसी के मुताबिक ग्रेवाल ने जीरकपुर में हार्ट अटैक के चलते शुक्रवार को अंतिम सांस ली। उनके निधन से भारतीय खेल जगत, खासकर हॉकी समुदाय में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ग्रेवाल भारतीय टीम के उस गौरवशाली दल का हिस्सा थे जिसने 1968 ओलंपिक में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। खास बात यह रही कि उसी ओलंपिक में उनके भाई बलवीर सिंह ग्रेवाल ने भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ओलंपिक इतिहास में बेहद दुर्लभ मौका था जब दो सगे भाई एक साथ भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम खेल बदल जाएगा, खेल के बाद भी जारी रहा योगदान। हाँ बिल्कुल, जैसे ग्रेवाल जी का जो योगदान था उसी उन्होंने जब संन्यास लिया उसके बाद भी उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में ग्रेवाल ने हॉकी से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने पश्चिमी रेलवे में सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में काम किया और कई प्रभावशाली खिलाड़ियों को पहचान कर उनको तराश कर शामिल कराया। खासकर राजस्थान के खिलाड़ियों को मौका दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। मुंबई में रिटायरमेंट के बाद वो वहीं पर खेल प्रशासन में सक्रिय रहे। उन्होंने मुंबई हॉकी एसोसिएशन के महासचिव के रूप में काम किया और हॉकी के विकास में योगदान दिया। हॉकी इंडिया ने शोक जताया उन पर। उन्होंने कहा कि उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने और संगठन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ग्रेवाल ने मैदान और मैदान के बाहर भारतीय हॉकी की सेवा पूरी निष्ठा से की। उनका योगदान और विरासत हमेशा याद रखा जाएगा। ग्रेवाल का जाना भारतीय हॉकी के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत जैसा है, लेकिन उनके योगदान और यादें हमेशा खेल प्रेमियों के दिल में जिंदा रहेगी। ग्रेवाल जी जैसे और तमाम ऐसे प्लेयर हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि हॉकी सिर्फ खेल नहीं, जुनून है। आज बेशक वो हॉकी का जादूगर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका खेल, उनकी यादें और खेल में उनके दिए योगदान, हम सब उसको संजो कर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले इस मेगा इवेंट को बिगर और बेटर बनाने की तैयारी है। खास बात यह है कि शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन और आर्चरी जैसे खेल जो भारत के लिए बड़े मेडल लाते रहे हैं, उनकी वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले स्कॉटलैंड गाल्सो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले 2026 कि कॉमनवेल्थ गेम्स का संस्करण छोटा रहेगा, जिससे सिर्फ 10 खेल और 6 पैरा स्पोर्ट्स शामिल होंगे। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों की नजर अब 2030 पर टिकी है। भारतीय स्टार रिकवर तीरंदाज दीपिका कुमारी और तरुणदीप रॉय ने आर्चरी की वापसी को लेकर भरोसा जताया है। दीपिका ने कहा कि आपको बता, दीपिका के बारे में बता दें, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए महिलाओं के व्यक्तिगत रिकवरी वर्ग में पहला गोल्ड जीता था और उस पल को अपने कैरियर की टर्निंग पॉइंट बताया। दीपिका ने साई मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 16 साल की उम्र में यह पहला गोल्ड उनके लिए बड़ा खास मौका था, जिसने न सिर्फ उनके कैरियर को दिशा दी बल्कि भारत में आर्चरी की पहचान भी बढ़ाई। वहीं उन्होंने कहा कि 2010 में देश में इस खेल को लेकर जागरूकता बढ़ी है और लोग इसके करीब से समझ पा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस तरह भारत ने 2010 में शानदार आयोजन किया था, उसी तरह 2030 में यह उससे भी बड़ी और बेहतर होगा। आर्चरी की वापसी जरूर होगी। वहीं 3 बार ओलंपियन तरुणदीप रॉय ने 2010 के बाद आर्चरी में बड़े बदलाव पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि उस समय देश में करीब 400 आर्चर्स थे, जो अब बढ़कर 30,000 हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है किरण रिजिजू को, अनुराग ठाकुर को, जो कि इन लोगों के पास जब जब ये विभाग रहे, इन लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और टीम को पर्सनली प्रमोट किया, चाहे वो ओलंपिक की टीम हो, पैरा ओलंपिक की टीम हो या एशियन गेम्स में भी टीम डाली, उनको प्रमोट किया उस खेलों को, तो उससे बहुत फायदा मिला। आपको बता दें 30,000 के अलावा 100 ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय भारतीय टीम में जगह बना सकते हैं। तरुणदीप राय ने कहा कि बड़े इवेंट की मेजबानी से खेलों का इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ता है। उन्होंने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में मेडल जीतने का लक्ष्य भी रखा है और कहा कि 2030 में CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में नई प्रतिभाओं को प्रेरणा मिलेगी। और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज जयंत तालुकेदार ने भी भरोसा जताया है कि 2010 के बाद जिस तरह से एकेडमियों और खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी है, वैसे ही असर 2030 में भी देखने को मिलेगा। उनका कहना है कि घरेलू दर्शकों के सामने खेलने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और बेहतर प्रदर्शन निकल कर आता है। कुल मिलाकर भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं, बल्कि खेलों के भविष्य को नई दिशा देने वाले मौके के रूप में देख रहा है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हो रहा है। हम लगातार देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए, शूटिंग, राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग, तो तमाम ऐसे खेल है जिनको अब नई पहचान मिल रही है। और जो जेंजी है ना, वो इतना ज्यादा फोकस जो कि सारे गेम खेल रहा है। कुछ दिनों पहले एक शूटिंग कंपटीशन में मैं गया हुआ था, तो वहां मैंने देखा 14
वर्ष के आयु के लोग, बच्चे वहां पहुंचे हुए, तो उनको बड़ा मजा आ रहा था शूटिंग गेम में। बड़ा अपग्रेड इवेंट माना जाता है कि वहां पर आपको नहीं बहुत कम लोग देखते हैं, एक खास वर्ग के लोग देखते हैं, लेकिन वहां पर जब लोगों ने पहुंचना शुरू किया और वहां पर सरकार से उनको सपोर्ट है इस चीज का, सरकार जगह जगह पर वहां आपको देखिए शूटिंग रेंज बनवाने के लिए कह रही है। स्कूलों में अगर ऐसा किसी के पास कोई कह सकते हैं कि कोई उनके पास अपनी सोच है कि भाई हम इस स्पोर्ट्स को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें, खो खो वर्ल्ड कप भारत में होने लगा है, तो तमाम चीजें हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है 2030 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स होगा भारत में, तो भारत इस बार जो लिस्ट आएगी मेडल्स में सारे देशों की, तो उसमें टॉप पे होगा। अब जरा बात करेंगे बीसीसीआई की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर का कार्यकाल कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। अगरकर के रहते भारत ने 3 आईसीसी ट्रॉफियों पर कब्जा जमाया है। ऐसे में उनके कार्यकाल के विस्तार को लेकर बात हो रही है। इस मामले पर बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने अपनी बात रखी। अगरकर को जुलाई 2023 में चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके रहते टीम ने वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई, T20 वर्ल्ड कप 2024 और 2026 में जीत हासिल की, वहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी जीत हासिल की। ऐसे में अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाने की खबरें सामने आई है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बताया कि जब उनसे पूछा गया कि अजीत अगरकर को 2027 वर्ल्ड कप तक बने रहने चाहिए या नहीं, तो शुक्ला जी ने कहा कि इस तरह के फैसले बीसीसीआई मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो भारतीय क्रिकेट के हितों को देखते हुए सही समय पर लिए जाते हैं। जब समय आएगा तो बोर्ड फैसला करेगा। बहरहाल भारत ने हालिया दौरे में काफी सफलता हासिल की है। टीम इंडिया 3 साल के भीतर 3 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुकी है और इस समय सीमित ओवरों में उसका कोई सनी नजर नहीं आ रहा। वहीं शुक्ला से जब आगे पूछा गया तो उन्होंने उसके पीछे की वजह के बारे में पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा भारतीय क्रिकेट की सफलता यहां मौजूद प्रतिभाओं की मजबूती पर टिकी है। आज हमारे पास पोजीशन कोई भी हो, उस पर 4 से 5 समान प्रतिभा के विकल्प मौजूद हैं जो गहराई और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आश्वस्त करते हैं। और वहीं जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के विकास को लेकर हमारा फोकस काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि हाई परफॉर्मेंस इकोसिस्टम जिसमें बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल है, जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि इंजरी मैनेजमेंट भी काफी अहम रोल निभा रहा है। आईपीएल में और WPL जैसे प्लेटफॉर्म ने भी बड़ा रोल निभाया है। तो कुल मिलाकर राजीव शुक्ला ने क्लियर कर दिया है बातों बातों में कि अजीत अगरकर 2027 तक टीम के साथ जुड़े रहेंगे, मतलब टीम के चीफ सिलेक्टर बने रहेंगे और हमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, ये भी बताई जो बात सच है। आज हम ओपनर्स पे डालते हैं तो लगभग 1 दर्जन ओपनर तैयार हो जाते हैं और अगर हम मिडिल ऑर्डर में देखें तो तमाम प्लेयर हैं, तो फॉर्म का कोई इशू नहीं होता, हम रोटेशन पॉलिसी पे आ जाते हैं। तो ऐसा है, भारतीय टीम के पास एक मजबूत बंच तैयार हो गया है क्रिकेट प्लेयर्स का, जो उन्हें समय समय पर रुके। अभी जाने वाली सीरीज में हम देखेंगे कई युवा प्लेयर्स हमें डेब्यू करते नजर आएंगे, चाहे वो रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करने वाली जम्मू कश्मीर की टीम या अन्य मुंबई की या कर्नाटक की टीम हो, या फिर आईपीएल में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे युवा प्लेयर, जिनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे खुलने के करीब हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आईपीएल की बात हो रही है और 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, 2026 के निराशाजनक प्रदर्शन का सिलसिला उनका लगातार जारी है। अपने आखिरी मैच अपने घरेलू मैदान में यानी वानखड़े में सीएसके के खिलाफ यानी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, 103 रन। आईपीएल में रनों के लिहाज से एमआई की सबसे बड़ी हार थी। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा की कमी खल रही है। मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा की कमी जरूर खली, लेकिन अच्छी शुरुआत के बिना 210 और 220 का लक्ष्य पीछा करना बहुत मुश्किल होता है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने अब तक ज्यादा योगदान नहीं दिया है। तिलक वर्मा ने पिछले मैच में शतक जरूर लगाया था, लेकिन उस तरीके का परफॉर्म वो आगे नहीं कर पाए। लेकिन बाकी बल्लेबाजों को बेहतर करने की बहुत जरूरत है। गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह और गजनफर अच्छा कर रहे हैं, उन्हें बाकी लोगों से बेहतर सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको बता दें, रोहित शर्मा आईपीएल 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी, लेकिन केकेआर के मैच के खिलाफ 38 गेंद पर 78 रन बनाए थे। सीजन के चौथे मैच में रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए। इसके बाद वो लगातार प्लेइंग 11 से बाहर चल रहे हैं। पिछले 3 मैच वो नहीं खेले हैं। रोहित की टीम में ना होने से निश्चित तौर पर सिर्फ ओपनिंग प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि अनुभव की में कप्तान हार्दिक पांड्या को भी वो अनुभव नहीं मिल पा रहा है। मुंबई इंडियंस ने सीजन की शुरुआत केकेआर के खिलाफ जीत के साथ की थी, लेकिन इसके बाद टीम को लगातार 4 मैचों का हार का सामना करना पड़ा। गुजरात टाइटंस के खिलाफ तिलक वर्मा के विस्फोटक शतक के बदौलत
एमआई जीत की राह पर लौटी थी, लेकिन सीजन के 7वें मैच में एक बार फिर सीएसके के हाथों 103 रन की बड़ी हार देखने को मिली। अब आप समझिए, आंकड़े देखिए 103। अब आप टीम को देखिए, टीम में कौन कौन है। हम बात करें, मैं तो उंगलियों पे गिन रहा हूं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, और वहां हम देखें तो तिलक वर्मा, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा इंजर्ड है। लेकिन बाकी प्लेयर क्या कर रहे हैं? जब आप इतने बड़े बड़े नाम अपने साथ रखते हैं, और मैंने इससे पहले मुंबई इंडियंस में चर्चा की थी, मुंबई इंडियंस के साथ मुझे दिक्कत है, वो दिक्कत आ रही है अब कोचिंग या सपोर्ट स्टाफ की। अगर बुमराह पहली गेंद पर 15 साल के लड़के से छक्का खा जा रहे हैं और उसके बाद उनके कंधे डाउन हो रहे हैं, तो वहां पे मोटिवेशनल स्पीकर है वहां पर होते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि भाई मोटिवेट करें। वहां कोच हमें दिखना चाहिए। डगआउट में पीछे बैठकर महिला जयवर्धन ने उस तरीके की कोचिंग कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एज अ क्रिकेट फैन जो बात हम देखते हैं कि भाई आशीष नेहरा हमें दिखते हैं, हमें चेन्नई में स्टीफन फ्लेमिंग इस बार पूरे टूर्नामेंट में कभी मुझे डगआउट में बाहर की कुर्सी बैठते नहीं दिखे। बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखिए मैच चाहे जैसा हो, लेकिन अजीत अगरकर आपको माफ करेगा, आशीष नेहरा, मैं सिलेक्टर की बात कर रहे हैं, आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस के कोच हैं, वो आपको बाउंड्री के इर्द गिर्द देखेंगे, वो बताते हैं ऐसे बॉल करनी। कल देखिए, कल जिस तरीके से जब मैच चल रहा था, वहां पर आरसीबी और गुजरात के मैच में वो सिराज को बताते नजर आ रहे थे। तो यहां पर इस तरीके से अगर आप करेंगे, अगर आप सोचें कि सारी चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं, आपने एक टीम बना दी जिसमें सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या है, फला है, डिका, इनसे कुछ नहीं होना है। मुंबई इंडियंस को सोचना चाहिए, ये वेकेशन पे जाने से अच्छा है कि आप थोड़ा नेट्स पे टाइम बिताएं, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग बहुत है और आपसे उम्मीद ज्यादा होती कि भाई 5 बार ट्रॉफी जीत चुके हो। मैं नहीं मानता कि एक प्लेयर के जाने से टीम पे कोई फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सारे मैच ही हार जाओ। चेन्नई ने शुरुआती दौर में झटके लगे तो उन्होंने इंप्रूव करना शुरू किया, लेकिन एमआई के पास तो मुझे लगता है कोई ऑप्शन ही नहीं है। कप्तान बॉलर्स की नहीं सुन रहा है, फील्डिंग अपने हिसाब से लग रही है। सूर्य कुमार यादव 2 साल से टच में नहीं है भाई, कब T20 का किंग कहा गया, और ऐसा किंग किस काम का जो अपनी सल्तनत ना बचा पाए। हार्दिक पांड्या वही गेंदबाज है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। जसप्रीत बुमराह भी वही गेंदबाज है, कितने एक टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन इस बार क्या हुआ? अब ये बड़ा सोचने का विषय एमआई फ्रेंचाइजी के लिए है कि जिसको टीम 200 रन चेज कर लेती थी, अपने ही ग्राउंड में लगातार हार रही है। और कभी हम देख रहे हैं ओपनिंग में कुछ हो रहा है, कभी नीचे मिडिल ऑर्डर में नहीं चल पा रहा है, इस तरीके की तमाम चीजें हैं। और जो आपके स्पिनर्स हैं उनको थोड़ा एक्टिवेट करिए, क्योंकि यहां पे हमने देखा है कि हरभजन सिंह इस स्पिनिंग अटैक को लीड करते थे। तमाम ऐसे प्लेयर हैं जो उसको लीड करे। प्रवीण तांबे हमें याद खेलने को देखते थे। चहल इस टीम का हिस्सा रहे। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि एमआई का ये सफर बहुत अच्छा होने वाला है, और मुझे लगता है टूर्नामेंट में बाहर होने वाली टीम पहली एमआई होगी। बहरहाल ये कुछ खबरें थी जिन पर नजर सबकी होनी चाहिए, चाहे वो गढ़वाल जी का निधन हो, चाहे वो हम बात करें कि अजीत अगरकर पर राजीव शुक्ला ने क्या कहा, या फिर हम बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप इस बार भारत में कब देखा जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।